हेलो एवरीवन। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्री में कंसेप्ट पढ़े हैं उनका हम एप्लीकेशन देखेंगे। उन सभी एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट का यूज करते हुए हाइट, किसी भी हाई एक बिल्डिंग या फिर किसी भी हाई माउंटेन की हाइट हम मेजर कर सकते हैं, और डिस्टेंस का मतलब ये है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो बिल्डिंग या फिर वो माउंटेन या फिर वो टावर कितनी डिस्टेंस पे है। जैसा कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम बात कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था भाई? हमने ये देखा था कि एक राइट एंगल बन रहा था, है ना। राइट एंगल में यदि एक एंगल हम मान ले रहे थे थीटा, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर पा रहे थे। यदि मैं इसको h मान लूँ, यदि मैं इसको x मान लूँ और इसी AB को मैं टावर मान लूँ या फिर माउंटेन मान लूँ कुछ इस तरीके से, तो इसमें क्या मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यदि अप्लाई करने की बात आए तो क्या मैं यहाँ पर tan थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि h अपॉन में x लिख सकता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीन क्वांटिटी है। कौन कौन सी? एक तो थीटा, एक h और एक x। थीटा क्या है? एंगल है। h क्या है? हाइट है। और x क्या है? डिस्टेंस है। इन तीनों में से यदि कोई भी दो क्वांटिटी आपको पता है तो तीसरी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां पर थीटा क्या है? एंगल है ना, एंगल है। और h क्या है? हाइट है उसका। और x क्या है? इस माउंटेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस। ठीक बात है। तो इन तीन क्वांटिटी में कोई भी दो क्वांटिटी पता है तो आप तीसरी क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए स्टार्टिंग में एक दो पॉइंट है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट मूव करेंगे। ठीक है भाई। इसमें दो कंसेप्ट आता है या दो वर्ड आपको क्वेश्चन में सुनने को बार बार मिलेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है भाई। सबसे पहले हम इन दोनों टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की जब भी हम बात करेंगे तो वो जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। देखो, एक ऑब्जर्वर है और एक कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लेते हैं कि मैं ही हूँ, मैं किसी बिल्डिंग को या फिर किसी टावर को, किसी माउंटेन को या उसके टॉप को मैं देख रहा हूँ, तो मैं हो गया ऑब्जर्वर और वो हो गया ऑब्जेक्ट। कौन हो गया ऑब्जेक्ट? जिसको मैं देख रहा हूँ। यदि टॉप को देख रहा हूँ तो उस बिल्डिंग या टावर या उस हिल का टॉप। ठीक है भाई। और मैं हो गया ऑब्जर्वर। ठीक है। तो कुछ इसी से रिलेटेड ये है। देखिए, यदि मैं बात करूं ऑब्जेक्ट यहां पर है, यदि मैं बात करूं ऑब्जेक्ट यहां पर है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और यहां पर मैं मान लेता हूं ये ऑब्जर्वर है। ये क्या है? ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है और ऑब्जेक्ट यहां पर ऊपर है। ऑब्जेक्ट कहां पे है भाई? ऊपर है। तो इसको यदि मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूं एंड दिस इज द ऑब्जर्वर, जो देख रहा है, जो क्या कर रहा है भाई? जो देख रहा है। ये ऑब्जर्वर हो गया। यदि ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो कुछ इस तरीके से लाइन ऑफ साइट बनेगा। मतलब देखने का जो एंगल है या देखने का जो लाइन है वो कहाँ बनेगा? इधर। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक बात है। ये क्योंकि ग्राउंड से जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर ही हमेशा बनेगा। और यदि मैं ये देख रहे हो आप तो एक राइट ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है ना। और इस ऑब्जेक्ट को मैं बात करूं कि ये ग्राउंड से h हाइट पे है, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से h हाइट पे है, ये ऑब्जर्वर इसके टॉप को देख रहा है या फिर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है ना। अब यदि मैं बात करूं ये एंगल थीटा, ये क्या है? एंगल थीटा। इसकी यदि मैं बात करूं तो ये जो एंगल है यही कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। कैसे भाई? जब ऑब्जर्वर नीचे हो, ऑब्जेक्ट ऊपर हो, यानी कि लाइन ऑफ साइट जब नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है। ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की यदि हम बात करें या फिर ये एंगल की बात करें तो ये बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर कहें तो एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल ये है। मतलब जब ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जर्वर नीचे है, या फिर ऐसे कहें तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस हॉरिजॉन्टल लाइन से जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर की तरफ बन रहा है। ठीक है। हालांकि एंटी क्लॉकवाइज तो कहना ठीक नहीं, ऐसे समझ सकते हैं आप। जब हॉरिजॉन्टल से एंगल ऊपर की तरफ बनता हुआ दिख रहा है तो हम इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन की जब भी हम बात करें तो यहाँ पर ऑब्जर्वर की पोजीशन ऊपर की तरफ होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन नीचे की तरफ होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन नीचे की तरफ होगी। ये ऑब्जेक्ट है, इसको ये ऑब्जर्वर देख रहा है। तो यदि मैं बात करूं तो ये लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरीके से बनेगी, है ना।
लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरीके से बनेगी और इसको यदि मैं ज्वाइन करके यदि मैं राइट ट्रायंगल बनाता हूँ ग्राउंड पे ज्वाइन करके, तो ये जो एंगल बनता है कौन सा वाला, इस ऑब्जर्वर के पास इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है ये थीटा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाता है भाई, तो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक बात है भाई। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्योंकि ये ग्राउंड है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, ये बात आपको पता है ना, क्योंकि ये भी ग्राउंड को भी हॉरिजॉन्टल मानेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये जेड शेप का बन रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं, और क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं इसलिए अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यदि ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और अब आपको एक राइट ट्रायंगल दिखता नजर आ रहा है। अब इस राइट ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही एप्लीकेशन देखने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो ये बेसिक टर्म था जो बार बार यूज में आएगा, तो हमने पहले समझाने की कोशिश की है। ये लाइन ऑफ साइट है भाई, ये क्या है, ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक वर्टिकल टावर है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्टैंड है। जब भी टावर, पोल, बिल्डिंग, माउंटेन की बात आएगी तो वर्टिकल स्टैंड का मतलब हमेशा हम ग्राउंड से परपेंडिकुलर ही मानेंगे। ठीक है, आइडियल कंडीशन है। सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, है ना। तो हम एक एक करके बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं, और सबसे मेन जरूरी इसमें होता है डायग्राम बनाना, ताकि हम राइट ट्रायंगल फॉर्म कर पाएं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर पाएं बहुत आसानी से। देखिए, तो पहले बोल रहा है कि एक वर्टिकल टावर है जो कि स्टैंड है कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो हम बना देते हैं, मान लेते हैं कि ये वर्टिकल टावर है, मान लेते हैं कि ये वर्टिकल टावर है भाई। ठीक बात है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या है, स्टैंड किया है, तो ये 90 डिग्री बनेगा ऑलवेज। टावर को मैं मान लेता हूँ AB। ठीक है भाई, आगे क्या बोला है, आगे बोला है इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। इस वर्टिकल टावर पे एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, फ्लैग का मतलब झंडा समझ सकते हो, झंडा लगाया गया है ना, झंडा लगाया गया है। तो चलिए झंडा लगा देते हैं भाई, यहां पर हम फ्लैग स्टाफ भी लगा देते हैं। ठीक है, ये झंडा हमने लगा दिया। आगे क्या बोला है, फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर, मतलब इसकी हाइट 5 मीटर है ऐसा गिवन है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक की ये बात करें तो ये 5 मीटर गिवन है। चलिए इसको मैं कुछ और मान लेता हूं, पॉइंट P मान लेता हूं इसको। आगे क्या बोला है, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, इस प्लेन यानी कि ग्राउंड हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक किसी भी एक पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। अच्छा, यहां पर मैंने बोला था कि इसी पे कोई भी पॉइंट यदि मैं C मान लेता हूं, तो इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, फ्लैग स्टाफ के टॉप और बॉटम। फ्लैग स्टाफ का टॉप ये है, बॉटम ये है, तो इससे मिला दीजिए, एक बार बॉटम को, एक बार बॉटम को और एक बार किसको भाई, टॉप को। एक बार बॉटम को, एक बार टॉप को यदि आप मिलाते हो, एक बार बॉटम को और एक बार टॉप को यदि आप मिलाते हैं, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि यदि एक बार टॉप को और एक बार बॉटम को मैं मिलाता हूं तो क्या बनने वाला है। ध्यान से देखना भाई, ये हमने इसको मिला दिया, उसके बाद मैंने दूसरे को भी मिला दिया भाई, देखना ध्यान से। इसको मैंने यहां से मिला दिया इस पॉइंट को। ठीक बात है, ये दोनों यहां पर मिलेंगे आकर के, दोनों आकर के यहां पर मिलेंगे। ठीक बात है। अब उसने क्या बोला है, देखना ध्यान से। इसने ये बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बॉटम है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना दिया है भाई, 30 डिग्री, यही लिखा है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री बना लेते हैं। बॉटम का हो गया, टॉप का क्या दिया है, 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री है भाई। ठीक बात है, सब कुछ हमने जैसा बोला था वैसा बना दिया, डायग्राम हमारे सामने पूरा क्लियर दिख रहा है। आगे क्या पूछा है आपसे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मैं मान लेता हूं टावर की जो हाइट है, मान लेता हूं टावर की जो हाइट है वो h है, टावर की हाइट जो है वो h है, यहां से लेकर के और यहां तक। ठीक बात है, इसी को हमें कैलकुलेट करना है।
ये वैल्यू हमें नहीं पता है तो मैं इसको x मान लेता हूँ। हमें क्या बताना है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। आपके सामने राइट ट्रायंगल की बात करें तो दो तरह का राइट ट्रायंगल यहाँ नजर आ रहा है, एक तो CAB और एक CAP। इन्हीं दोनों की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको अप्लाई करते हुए और अपने आंसर तक पहुंच जाना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए यदि मैं बात करूं यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC, तो देखना भाई ध्यान से, इन ट्रायंगल ABC क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर दूं। कौन सा, जो एंगल पता है उसके साथ बाकी जो कंसीडर करना है साइड उसको ले लिया मैंने। तो tan 30, क्योंकि ये एंगल 30 है इस छोटे वाले ट्रायंगल में, tan 30 की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस h/x आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, तो ये बन गया h/x। इसका मतलब यहाँ से मैं आपसे पूछूं तो x की वैल्यू आ गई √3 टाइम्स h। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। दूसरा ट्रायंगल जो है उसको कंसीडर कर लेते हैं एक बार। तो इन ट्रायंगल CAP, इन ट्रायंगल CAP ये भी राइट ट्रायंगल है। तो इसको आप यदि ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो यदि आप अप्लाई कर दोगे tan 60 डिग्री तो tan 60 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा भाई, 5 + h/x, 5 + h/x। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, आपको सबको पता है। ये बन गया 5 + में h/x। आप यदि यहाँ पर मैं बोलूँ कि मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से √3h की वैल्यू बन जाएगी 5 + में h। x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, सॉरी ये x था, ये यहाँ पर x है, h नहीं है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू वापस क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। पुट करते ही √3 × x की वैल्यू आ गई √3h = बन गया 5 + में h। ये कितना बन जाएगा, √3 × √3, 3h = 5 + में h को इधर लाएंगे तो बन जाएगा ये 3h - h, 2h = 5। यहाँ से यदि डिवाइड करते हैं तो h की वैल्यू बन जाएगी 5/2 यानी कि 2.5 मीटर, क्योंकि सब डिस्टेंस किस में है, मीटर में। तो हमने हाइट ऑफ टावर निकाल लिया है। बहुत आसान तरीका है ये तो ट्रायंगल बना करके है। एक और मेथड है रेशियो मेथड, उससे हम बहुत इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना भाई। हमें तो रियल में पता है कि tan 60 डिग्री √3 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, बस हम यूनिट के हिसाब से चलेंगे क्योंकि वो रेशियो है। ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल में हमने सॉल्व तो कर दिया, बट दूसरा तरीका देखना। इस छोटे वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो, क्या मैं tan 30 लगाऊं तो tan 30 ये कहता है कि ये 1 यूनिट है और ये √3 यूनिट है। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। बात समझ में आ रही, छोटे वाले ट्रायंगल में हमने ये अप्लाई कर दिया। अब मैं कहूं कि इस बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो। बड़े वाले ट्रायंगल की यदि मैं बात करूं तो बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से आप क्या बोलोगे कि सर बड़े वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री बना है, यानी कि tan 60 आपको अप्लाई करना है, tan 60 आपको अप्लाई करना है, और वो क्या होता है, तो वो √3 होता है, √3/1। तो क्या इस पूरे को मैं यदि √3 मेंशन कर दूं, किसको, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये सब कुछ यूनिट में चल रहा है क्योंकि रेशियो है, ध्यान से देखना भाई। और इसको मैं, क्योंकि यहाँ √3, इसको मैं 1 यूनिट मान लूँ क्योंकि वही आ रहा है इस बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि भैया यहाँ पर x तो सेम है ना दोनों केस में, एक बार आप कह रहे हो कि √3 यूनिट है, एक बार आप कह रहे हो कि 1 यूनिट है, तो कैसे अलग अलग कैसे हो सकता है। ये लेंथ तो सेम है तो इसको सेम बना दो। सेम बनाने के लिए ये 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसको क्या बना सकते हैं हम, √3। तो मैंने कहा कि एक काम करो, ये √3 तब बनेगा जब यहाँ √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। क्यों कर सकते हैं भाई, क्योंकि ये रेशियो है, हम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो ये √3 × √3 यानी कि ये ओरिजिनल कन्वर्ट हो गया किसमें, 3 में। √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 3 में, और जब ये 1 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, √3 में। बोलो बात समझ में आ गई इतनी बात। देखो √3 पहले वाले के कंडीशन से भी आ गया, √3 दूसरे से कंडीशन से भी आ गया, क्योंकि ये तो सेम ही होना है, तो रेशियो भी सेम होगा ना इसका, हमने सेम कर दिया। अब आप ध्यान से यहाँ देखना भाई, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखो यहां से यहां तक कितना यूनिट था, 1 यूनिट, इसको तो चेंज किया नहीं, ये तो वही है, ये 1 यूनिट है, ये पूरा कितना हो गया, 3 यूनिट। तो क्या ये अकेले 2 यूनिट हुआ, क्या ये पूरा 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो क्या ये 2 यूनिट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है कि सर 2 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 5 मीटर है, यही तो दिख रहा है।
और जो हाइट है वो 1 यूनिट है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ भाई, 5/2 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर। तो बहुत आसानी से आप रेशियो मेथड का यूज कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटी सेम है फिगर में, उसका रेशियो भी आपको सेम बनाना है। और रेशियो को सेम बनाना आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। हम ऊपर नीचे किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको 3/√3 भी बोल सकते हैं 1060 को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और आपसे पूछ दिया जाए कि भैया इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का इसके बेस से कितनी डिस्टेंस है, तो कितना यूनिट है ये, √3 यूनिट। तो √3 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। यदि 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो √3 यूनिट की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो। किससे, यूनिटी मेथड से। इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो √3 × 5/2 मीटर, √3 × 5/2 मीटर। बहुत ही आसान है, ठीक है भाई। तो आप यहां से कोई भी वैल्यू बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दूसरा मेथड आपको ज्यादा समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं पहले। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ठीक है। एक नदी है, नदी के एक किनारे पे कौन खड़ा है, आप ही मान लो कि आप खड़े हो। आगे क्या बोला है, ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक। ओके, यहां पर नदी और पेड़ और आपको शामिल किया गया है भाई। देख लो, मैंने यहां पर बना दिया। मैंने मान लिया कि भैया ये रिवर है, इतनी चौड़ी है, यहां पर एक ट्री है। क्या है भाई, एक ट्री है यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री बनेगा। ये ट्री है, चलो इसको मैंने मान लिया AB, ठीक बात है। हमने मान लिया AB है। बना देते हैं थोड़ा इसको सीधा बना देते हैं, लाइन, सीधी लाइन बना देते हैं। आ जाओ भाई, देखिएगा, मैं यहां पर एक ट्री बना दिया। उसके बाद इसको मैंने हॉरिजॉन्टल से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया भाई। हॉरिजॉन्टल से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल, इससे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब मैं इसको कनेक्ट कर दिया तो उसने क्या बोला है, ये एंगल, आप यहाँ पर खड़े हो, आप यहाँ पर क्या हो, खड़े हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्री है, यदि मैं इसको नाम दे दूँ AB, इसको यदि नाम दे दूँ मैं AB, ठीक है भाई। तो ये उसका टॉप है। ये एंगल सबटेंडेड क्या होता है, उस पूरे ऑब्जेक्ट को कवर करते हुए जो लाइन मिलती है दोनों, वो जो एंगल बनाती है वो एंगल सबटेंडेड होता है। तो ये ट्री है यदि, तो ट्री का बॉटम, ट्री का टॉप, दोनों को यदि आप मिलाओगे, दोनों को यदि आप मिलाते हो यहाँ पर, तो एक तो लाइन ये बनी, ठीक बात है भाई, और एक लाइन ये वाली आई। यदि ये लाइन एक ये वाली आई तो ये 90 डिग्री होगा, आपको पता है। इस ट्री को मैं यदि AB का नाम दे दूं और इस पॉइंट को C नाम दे दूं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, या एंगल सबटेंडेड बाय ट्री एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन C। यहाँ पर जो आप खड़े हो ये आप हो, ठीक बात है भाई, है ना, मैंने बना दिया। तो ये अपोजिट बैंक पे एंगल सबटेंडेड कितना बता रहा है, 60 डिग्री बता रहा है। आगे क्या बोला है भाई, हु या व्हेन है, ये व्हेन ही, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये व्हेन है। व्हेन ही रिट्रीट 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, रिट्रीट का मतलब पीछे हटना। ये नदी थी, एक किनारे पे पेड़ है, एक किनारे पे आप हो। यदि आप 20 मीटर पीछे जाते हो, यदि आप 20 मीटर पीछे यहाँ पर पहुंच गए, कहाँ पे, D पॉइंट पे, तो ये क्या बोला है उन्होंने, ये 20 मीटर है भाई। यहाँ से यहाँ तक रिट्रीट साफ करते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जाता है, 30 डिग्री। या एंगल सबटेंडेड कितना बन जाता है, तो एंगल सबटेंडेड बन जाता है 30 डिग्री। एंगल सबटेंडेड कितना बन जाता है भाई, अब ये एंगल बन गया 30 डिग्री। क्या बन गया, ये 30 डिग्री बन गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी रिवर की विड्थ तो यही थी। मैंने किसको माना था, इसको। तो चलो मान लेते हैं ये नदी है, नदी की विड्थ है x, ठीक है, और इसकी हाइट मैं मान लेता हूँ किसकी, ट्री की, h है। अब आपको बताना क्या है, h और x दोनों ही बताना है। सेम काम आप कर सकते हो, हमने सबका नाम दे रखा है। आप देखो, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अप्लाई करना यहाँ पर चाह रहे हैं, तो इन ट्रेंगल ABC ट्रेंगल में आप देखोगे तो मैं क्या अप्लाई करूँगा भाई, 1060 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा H/x के बराबर। 1060 √3 होता है, तो ये बन गया H/x। यहाँ से मैं यदि आपसे पूछूं तो H = आ गया √3 × x, √3 × x। एक रिलेशन हमारे पास यहाँ से मिल गया। दूसरा ट्रेंगल यदि आप देख रहे हो, राइट ट्रेंगल कौन सा, DAB, तो इन ट्रेंगल ADB, इसमें यदि मैं क्या अप्लाई करूं, 1030 डिग्री, तो 1030 डिग्री किसके बराबर आएगा, H/, ये पूरी लेंथ नीचे की
तो ये है 20 प्लस में x। 10 30 की वैल्यू यदि आपसे पूछा जाए तो 1/√3 ये क्या बन जाएगा h अपॉन में 20 प्लस में x। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप करते हो तो 20 प्लस x की वैल्यू आ जाएगी √3h। वापस x की वैल्यू h की वैल्यू आपके पास है, आप पुट कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको यदि आप यहाँ पर पुट करते हो, किसकी वैल्यू है, ये h की वैल्यू है, तो h की वैल्यू यदि आप h के जगह पुट करते हो तो ये है √3 और h के जगह क्या है, √3 टाइम्स x है, √3 टाइम्स x है ना भाई। मल्टीप्लाई कर दो इसको आप और सिंप्लीफाई कर लो। 20 प्लस में x इज इक्वल टू 3x बन जाएगा, x उधर जाएगा तो 2x बन जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आ गई 10 और क्योंकि सारी यूनिट मीटर में है तो ये आंसर क्या आ गया, 10 मीटर आ गया। ठीक बात है भाई। अब ध्यान से देखना, ये तो बन गया 10 मीटर, यही तो पूछा था, ये क्या है, x है, ये क्या है, विड्थ ऑफ रिवर है। ठीक है, ये क्या है, तो विड्थ ऑफ रिवर है जो पूछा था उन्होंने। ठीक बात है। आगे आते हैं, इसी वैल्यू को किसी में पुट कर दो, क्या निकला था h, तो हाइट आ जाएगी h इज इक्वल टू क्या था भाई, √3x। तो वैल्यू पुट कर दो x की, तो क्या है ये 10, यानी कि जो हाइट है वो कितना आ गया 10√3 मीटर। जब √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया जाएगा तो आप पुट करके और डेसिमल में भी आंसर बता सकते हो। ये तो रही बात इस मेथड से। दूसरा हमने रेशियो मेथड बताया था, उससे हम बात करते हैं कि क्या उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ध्यान से बस एक बार देखिए, आप इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखेंगे CAB, तो 1060 यदि आप अप्लाई करोगे तो 1060 अप्लाई करते ही आपको क्या मिलेगा, ये पता है कि ये √3 है और ये 1 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, रेशियो है ना। आजा दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं भाई। दूसरे ट्रायंगल की यदि बात करूं मैं आपसे, तो देखो आप इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री क्या कहता है, 1031 ये वाला बनेगा और √3 ये पूरा बन जाएगा, 1/√3 तो होता है। अब ये देखो ये क्या है, ट्री है, ट्री की हाइट तो सेम होगी ना, हाइट तो बदलेगी नहीं। यदि हाइट सेम होगी तो ये रेशियो भी सेम कर दो, ये √3 है ये 1 है, इसका मतलब इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल क्या कन्वर्ट हो गया, ये 3 बन गया और ये √3 सेम हो गई बात। ठीक है भाई। अब आ जाओ मेरी बात ध्यान से सुनो, ये √3 क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिस्सा था, तो ये 3 भी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये 3 है ये 1 है, ये टोटल 3 है ये 1 है, तो क्या ये 2 यूनिट नहीं होगा, ये टोटल 3 है ये 1 है, तो ये 2 यूनिट होगा क्या, बिल्कुल। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दिया है, देखना भाई, 2 यूनिट की वैल्यू दिया है 20 मीटर, तो बस काम खत्म, यूनिटरी मेथड लगा दो। 1 यूनिट की वैल्यू 10 मीटर और x क्या है, 1 यूनिट ही तो है, तो यही तो x है, x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। और यदि आपसे पूछें h क्या था, तो √3 यूनिट, इसका मतलब √3 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा भाई, बताना, 10√3 के बराबर ही तो आएगा, यही तो h है। तो आप बिल्कुल जो बेसिक जो मेथड है ना, रेशियो मेथड, उससे बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोड। रोड है, एक पिलर इधर एक पिलर इधर, दोनों की हाइट सेम। ठीक है भाई, चलो बना देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई रोड बनाते हैं, तो ये है रोड, मैंने रोड बना दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया पिलर बनाना है, तो चलो मैं पिलर भी बना देता हूँ, दोनों की सेम हाइट, तो एक पिलर ये और दूसरा पिलर ये, दोनों की हाइट सेम है, तो मैंने सेम हाइट का बना दिया। देखना भाई हाइट तो सेम ही है ना, हाइट सेम ही आपको कंसीडर करना है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला भाई, हमने चलो h मान लिया, इसको भी h मान लिया, इसको भी इस पिलर का नाम दे दिया AB, इस पिलर का नाम दे दिया CD। ठीक बात है। आगे क्या बोला है, 100 मीटर वाइड रोड है भाई, इसका मतलब ये कितना है, ये 100 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक बात है। आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 एंड 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। पिलर्स के दोनों पिलर्स के बीच में कोई भी पॉइंट है, मान लेते हैं भाई यहाँ पर पॉइंट है, ये तो बोला नहीं है कि बीचों बीच में है, पहली बात तो बीचों बीच में हो, और यदि हाइट सेम है तो एंगल सेम रहेगा, है ना। इसलिए आपको ये समझ में आ जाएगा कि यदि ये एंगल अलग अलग है तो एकदम बीचों बीच में पॉइंट नहीं लेना है। ठीक है भाई, मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट को पॉइंट P। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, या जो भी है पिलर्स, है ना। तो ज्वाइन कर दो भाई, ज्वाइन कर देते हैं। देखना भाई यहाँ से, इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ठीक बात है भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यदि मैं बात करूं तो दूसरे को भी देखो, दूसरे को इन्होंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ठीक बात है। अब इन्होंने क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 है। आपको पता है कि 60 कौन सा होगा जो पॉइंट नजदीक होगा, और 30 कौन सा होगा जो पॉइंट दूर होगा इसके बेस से, है ना। ये हमने बना दिया इनके हिसाब से। अब पूछा क्या है इन्होंने,
वो पॉइंट कहाँ पर है ये पूछा है और पिलर की हाइट पूछा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स। तो मैं मान लेता हूं, चलो भाई, इसको यदि मैं x मान लूं, इस डिस्टेंस को यदि मैं x मान लूं तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। क्यों भाई? क्योंकि ये टोटल 100 था। अब आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो अब हमारे पास ट्रायंगल तो बन ही गए। तो बस दोनों में क्या लगा दो, tan, है ना। देखना भाई, इन ट्रायंगल ए पी बी या ए बी पी क्या लगा सकता हूं मैं, tan 30 डिग्री। या एक काम करते हैं, दूसरे पहले इस वाले ट्रायंगल में लगा लो भाई, है ना। कौन सा ट्रायंगल है? सी पी डी, सी पी डी, सी पी डी। सी पी डी में यदि मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि tan 60 डिग्री की वैल्यू है h अपॉन में x, है ना। tan 60 डिग्री √3 होता है, तो √3 की वैल्यू आ गई h अपॉन में x, यानी कि मैं यदि बात करूं तो h की वैल्यू आ गई √3x। क्या आ गई भाई? तो √3x आ गई। ठीक है, हमारे पास पहली कंडीशन। दूसरे वाले ट्रायंगल की यदि मैं बात करूं, इन ट्रायंगल PAB, तो आप कहोगे कि सर tan 30 डिग्री जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, h अपॉन में 100 माइनस x। ठीक है, यानी कि 1 अपॉन में √3 की जो वैल्यू है वो h अपॉन में 100 माइनस x होगी। ठीक बात है भाई। यदि मैं कहूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप कहेंगे कि सर ये √3h की वैल्यू जो आ जाएगी वो 100 माइनस x होगी, और h की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, तो यहाँ से पुट करते ही √3h की वैल्यू क्या है भाई, √3x है, इज इक्वल टू ये बन जाएगा 100 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। इसका मतलब 4x इज इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 25। क्योंकि ये लेंथ है, सारी लेंथ किस में है, यूनिट मीटर में, तो ये भी क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ये x की वैल्यू क्या है, 25, ये आ गया। यानी कि C से, इस पिलर से वो 25 मीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट P, और इस पिलर से कितने पे हो जाएगा, वो 75 पे हो जाएगा। क्लियर बात है। दूसरी बात, यदि हाइट की बात करूं तो हमने बता ही रखा है आपको, एक रिलेशन निकाल ही दिया है, h इज इक्वल टू क्या था, √3x था, यहाँ पर लिखा है, तो बस x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 इंटू 25 मीटर, यानी कि h की वैल्यू आ गई भाई 25 √3 मीटर। बात समझ में आ रही है आपको। अब मैंने कहा कि एक और मेथड बताया था, रेशियो मेथड, क्या उससे कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। ध्यान से देखना, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं यहाँ पर। इस ट्रायंगल में tan 60 है, √3, इसका मतलब ये √3 आएगा और ये 1 आएगा इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल की यदि बात करूं तो देखना भाई, इस वाले ट्रायंगल की यदि मैं बात करूं तो ये 30 है, तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा और ये √3 आएगा। क्लियर बात है। सेम कौन सी क्वांटिटी है, पिलर की हाइट, तो ये √3 यूनिट, तो ये भी √3 यूनिट बना दो भाई। √3 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो √3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, हाँ या ना, सेम हो गया क्वांटिटी। अब आ जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने कहा कि ये पूरा 3 यूनिट है, ये पूरा 1 यूनिट है। क्यों? यहाँ से यहाँ तक √3 इंटू √3 3 यूनिट हुआ कि नहीं, ये ये 3 यूनिट हो गया और ये 1 यूनिट दिया ही है यहाँ पे, तो 3 और 1 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 100 के बराबर है क्या। तो बिल्कुल आप कहेंगे कि सर 4 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 मीटर के बराबर हो जाएगी। अरे हाँ या ना, ये 1 यूनिट ही तो था डिस्टेंस, तो क्या हो गया 25 मीटर, यानी कि x की वैल्यू तो आ गई, यही तो x था भाई। उसके बाद मैंने कहा कि h की वैल्यू बता दो, तो h क्या है, √3 यूनिट, तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 1 यूनिट की 25 है तो √3 यूनिट की 25 √3 मीटर, यही क्या है, h है। तो आप देख पा रहे हैं रेशियो मेथड बहुत ही कमाल का मेथड है, बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप। डेक ऑफ द शिप का मतलब शिप के ऊपर जो बना रहता है ना, लकड़ी का ऊपर बैठने के लिए, है ना, वो है, जहाज चल रही है उसके ऊपर, शिप के ऊपर वो बैठा है, विच इज 8 मीटर एबव द वाटर लेवल। ठीक है भाई, इसका मतलब यदि मैं मान लूं कि ये शिप है, तो शिप के 8 मीटर ऊपर, यानी कि वाटर लेवल के 8 मीटर ऊपर ये डेक है, किसका, शिप का। आगे क्या बोला है भाई, ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल। मैं मान लेता हूँ इधर ये हिल है, मिला दो भाई, मिला दिया मैंने, तो यहाँ बैठा है वो आदमी और यहाँ से वो देख रहा है इसके टॉप को, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से देखते हैं, तो ये एंगल दिया है, कितना दिया भाई, 60 डिग्री दिया है। ये यदि 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक बात है भाई। ये यदि 90 डिग्री है, इसको मैं क्या मान लूँ, AB, इसको मैं मान लूँ CD, इसको मैं मान लूँ पॉइंट P। ठीक बात है ना। तो ये 90, ये 90, हमारे पास राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ऊपर वाला है छोटा वाला ट्रायंगल, ये नहीं पता है, हमने इसको x मान लिया, चलो भाई x मान लिया। ये हमें नहीं पता है, इसको मैंने y मान लिया। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है भाई, आगे देखते हैं क्या दिया है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, ये बेस है हिल का, इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये वाला एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा हुआ, ये वाला, कितना दिया है भाई, कितना दिया है, दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बना लो। यदि ये 30 हो गया, आपको सब कुछ तो दिया ही हो गया यहाँ पे। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द शिप ऑफ द हिल, है ना, मतलब शिप के डिस्टेंस बताने हैं किससे, इसके हिल से, यानी कि ये वाला आपको बताना है क्या बनेगा, और साथ में और क्या बताना है, इसकी ये पूरा हाइट यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, तो ये क्या है y + 8 मीटर, ये बताना है आपको। ठीक है, तो आप देखो क्या करना है आपको, आप इस छोटे वाले ट्रेंगल, इन ट्रेंगल BPD, मैं कहूँ कि यदि आप लिखोगे 1060 डिग्री तो क्या लिखोगे आप, y/x लिखोगे, यानी कि √3 = y/x, यानी कि यदि मैं बात करूँ तो y = √3x आ गया। फिर दूसरे ट्रेंगल की बात करें, इस छोटे वाले ट्रेंगल की बात करिए, इस छोटे वाले में ये x है तो ये भी x होगा ना, तो इसमें यदि बात करोगे आप तो ये है 1030 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 8/x, यानी कि 1/√3 = ये बन गया 8/x, यानी कि ये x की वैल्यू आ गई 8√3, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 8√3, बस x की वैल्यू हमारे पास आई गई, यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये y मिल जाएगा। ठीक बात है भाई, तो y की वैल्यू आ गया √3x, यानी कि √3 × 8√3, ये बन जाएगा y की वैल्यू 24 मीटर। ठीक बात है भाई। अब हमें पूछा क्या है हाइट, तो हाइट क्या आ जाएगा, हाइट हमने क्या लिखा है y + 8, यानी कि 24 + 8, यानी कि हाइट की यदि बात करूं मैं, हाइट ऑफ द हिल, तो क्या बन जाएगा 32 मीटर। रेशियो मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे नहीं है भाई, देखना ध्यान से। मैंने कहा इस ट्रेंगल में देखो 60, यानी कि ये √3, ये 1, इस वाले ट्रेंगल में देखो 1/√3, तो ये 1, ये √3, सेम कौन है, ये वाली लाइन, ये 1, ये √3, तो इसको √3 बना दो भाई, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बात समझ में आ गई। तो ये पूरा कितना यूनिट हो गया 3 यूनिट, और ये √3 हो गया 1 यूनिट की लेंथ 8 मीटर, वही तो दिया है। देखना भाई 1 यूनिट की लेंथ कितना है भाई 8 मीटर, तो हमें किसकी चाहिए √3 यूनिट की लेंथ, क्योंकि यही तो x है, तो √3 यूनिट की लेंथ कितनी आ जाएगी 8√3 मीटर, और यही x है, यही पूछा था। हाइट कितनी है भाई, तो हाइट में 3 यूनिट तो ये आ गया, बोलो ये 3 यूनिट है ना, केवल ये वाली लेंथ, तो इसकी वैल्यू बता सकते हैं ना, 3 यूनिट की लेंथ कितनी आ जाएगी 24 मीटर, क्योंकि एक की 8 है तो 3 की 24, तो ये 24 आ गया, और 8 मीटर और है, तो हाइट कितना आ जाएगा भाई 24 + 8, यानी कि 32 मीटर। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर एबव अ लेक इज 30 डिग्री। ठीक बात है भाई, मतलब एक क्लाउड है तो बना देते हैं, ये मान लेते हैं ये क्लाउड है, ये कहाँ है 60 मीटर एबव द लेक सरफेस, तो मान लेते हैं ये लेक सरफेस है भाई, इधर ये क्या है ये झील है, ये यहाँ पर है क्लाउड, 60 मीटर कहाँ है एबव है, यानी कि ये दिया है 60 मीटर। ठीक बात है भाई। आगे क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर एबव द, ओ हो गड़बड़ हो गया है ना भाई, पॉइंट जो है वो 60 मीटर एबव है, पॉइंट जो है वो 60 मीटर एबव है। ठीक है भाई, क्लाउड में क्लाउड की बात करें तो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं वापस से। एक क्लाउड है, मैंने बना दिया एक क्लाउड, ठीक है भाई, ये लेक है, ये क्या है लेक है, ग्राउंड से 60 मीटर एबव एक पॉइंट है, मैं मान लेता हूँ ये 60 दिया है। ठीक बात है भाई, ये लेक के लेवल से 60 मीटर ऊपर, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, इसकी यदि बात करूँ एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना दिया है भाई, तो वो दिया है 60 डिग्री। 60 डिग्री ही तो है, हाँ 60 डिग्री है, बना दिया मैंने। इसका मतलब ये है कि ये यदि इसको मैं बनाऊं तो ये बन जाएगा यहाँ 60, तो ये भी 60 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक बात है, इसको मैं यदि y मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ यदि हाइट की, किसके क्लाउड की, तो ये क्या बन जाएगा y + 60 मीटर, ये हाइट हो गया। आगे क्या बोला क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, ये सरफेस से जितना ऊपर है उतना ही नीचे इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, कहीं यहाँ पर बनेगा, है ना। ये 60 + y है तो ये भी क्या बनेगा
60 प्लस वाई बनेगा। कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसके एंगल आप डिप्रेशन की बात करें यहाँ से, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना कह रहा है? ये वाला एंगल दिया है आपका 60 डिग्री, इसका मतलब ये भी एंगल 60 डिग्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हाँ भाई, अब आपसे पूछा क्या है भाई? पूछा है कि आपको बताना है हाइट ऑफ द क्लाउड, यानी कि y + 60 बताना है, और क्या बताना है? डिस्टेंस ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये वाली लेंथ बतानी है l, ये भी बताना है और ये भी बताना है। तो बस आपको काम वही करना है। इसको मान लो भैया P पॉइंट है ना, इसको मान लीजिए P पॉइंट, इसको मैं यदि P पॉइंट मान लेता हूँ, इसको यदि मैं x मान लेता हूँ तो ये भी x बनेगा। ठीक बात है भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना, इसको तो हटा ही देते हैं, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से। अब आप इस वाले में देख लो, इस वाले ट्रेंगल में और इस वाले ट्रेंगल में 2 ट्रेंगल बन गए ना, राइट ट्रेंगल, एक तो ये छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो इसमें यदि मैं बात करूं इस वाले में, देखना भाई, इस छोटे वाले ट्रेंगल की बात करूं मैं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, मैं अब लिख नहीं रहा हूँ इन ट्रेंगल, है ना, tan 60 डिग्री मैंने अप्लाई किया इसमें, तो क्या बन गया हमारे पास? y/x आ गया। ठीक बात है, यानी कि y = √3x आ जाएगा। और यदि यही कहानी मैं इसमें अप्लाई करूं इस वाले में, तो क्या है ये? अगेन ये tan 60 क्या बनेगा? ये अपॉन में ये, तो ये 60 + y क्या बन जाएगा? देखना भाई, tan 60 डिग्री = 60 + 60 + y, यानी कि 120 + y बन जाएगा, अपॉन में x बन जाएगा, यानी कि ये भी बन जाएगा √3x = 120 प्लस में y। y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो भाई, y की वैल्यू यदि यहाँ पर मैं पुट करता हूँ तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ भाई, यहाँ पर ध्यान से देखना आप, यदि मैं बात करूं यहाँ पर ये काम नहीं करना है। देखो भाई, हमने ये चीज़ तो लिख ली यहाँ पे, ये 60 मीटर था, ये 60 मीटर था, ये y था, तो ये y + 60 जाके नीचे बनेगा। यदि इस वाले ट्रेंगल की बात करें, अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन, ओहो हो, ये 30 डिग्री था। वही चीज़ बोला जाए कि क्या गलत हो रहा था, ये 30 डिग्री है इसीलिए गड़बड़ आ रहा है ना भाई। ये 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। इसका मतलब ये थोड़ा सा आप सुधार लीजिए, इसको थोड़ा आपको ये सुधारना पड़ेगा। देखना भाई, है ना, ये 30 डिग्री था तो ये 1/√3 हो जाएगा, इसका मतलब इसको भी हटाइए। तो आपको क्वेश्चन में मेंशन करना है जो डाटा दिया है वो, तो ये बन जाएगा 1/√3 = y/x। इसका मतलब क्या आ गया भाई? x = √3 में y। बात ठीक समझ में आ रही है? √3 में y आ गया। अब इस बड़े वाले ट्रेंगल में लगाते हो तो tan 60 क्या आ जाएगा? अगेन बताया था यहाँ 60 + 60 + y, 120 प्लस में y अपॉन में x। ठीक बात है, तो ये बन जाएगा √3x = 120 प्लस में y की या x की वैल्यू अब यहाँ पर पुट कर दो भाई, तो ये बन जाएगा √3 × √3y = 120 प्लस में y। इसको कैलकुलेट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 60। ठीक बात है भाई, यदि y की वैल्यू 60 आ गई तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो टोटल ये हाइट कितना बन जाएगा? 60 + 60 यानी कि 120 मीटर एबव है कौन? क्लाउड। कहाँ से? लेक के सरफेस से। बात समझ में आ रही है? यदि डिस्टेंस की बात करें तो अब आप इस वाले में क्या अप्लाई कर सकते हो? साइन अप्लाई कर सकते हो, या इसमें क्या अप्लाई कर दे? हाँ, साइन अप्लाई कर लो इसमें, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो भाई, इस वाले में y की वैल्यू 60 आ गई ना, तो 60 अपॉन में l, तो यहाँ से 1/2 = 60 अपॉन में l, तो l की वैल्यू क्या बन गई? 120। ठीक बात है, आप रेशियो मेथड से इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। अब आगे जो भी क्वेश्चन आएगा हम रेशियो मेथड से बताएंगे, बाकी आप इस वाले मेथड से कर लेना। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए भाई, इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया है अराउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड इन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। ठीक है भाई, यानी कि एक बलून है, बलून ने एंगल सबटेंड किया कहाँ पे? ऑब्जर्वर के आई पे। मैंने बताया था एंगल सबटेंडेड का मतलब क्या है? उस पूरे ऑब्जेक्ट को कवर करती हुई जो लाइन आएंगी वही क्या है? एंगल सबटेंडेड। तो ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पर क्या बोला गया है? एंगल सबटेंडेड अल्फा है। आगे क्या बोला है भाई? आगे ये बोला है कि उसके सेंटर का एंगल सबटेंडेड। अच्छा, उसके सेंटर ने एंगल जो सबटेंड किया, सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर है, तो इसने जो एंगल सबटेंड किया वो क्या बोला है भाई? ध्यान से देखना, ये बोला है बीटा है। ठीक बात है। आगे क्या बोला है? यदि रेडियस उसका r है, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो हाइट है किसका? सेंटर का, इसको मैं मान लेता हूँ h, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये जो h है वो इसके बराबर होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक बात है भाई। चलो, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज में आएगा। मैंने क्या किया? देखो भाई, ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन को जब आप सेंटर से ड्रॉ करते हो, सेंटर से ज्वाइन करते हो तो परपेंडिकुलर होती हैं, ये आपको याद रखना है ना, आप पढ़ोगे आगे चल के भी। इसको मैं नाम दे दिया AO, इसको मैं नाम दे दिया P, और इसको मैं नाम दे दिया Q। अब आप ध्यान से देखिए, हमारे पास कितने राइट ट्रायंगल बन रहे हैं?
यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो एक तो ये जो हमने बनाया है और दूसरा ये बड़ा वाला, ठीक बात है भाई। यदि रेडियस r है तो ये भी r होगा, है ना। अब एक काम कर लेते हैं, इसको मैं l मान लेता हूँ। अब ध्यान से देखना भाई, कौन से ट्रेंगल की बात करें, कौन से ट्रेंगल की, इस नीचे वाले ट्रेंगल की बात कर लो। तो नीचे वाले ट्रेंगल में, और एक चीज़ और, मैंने कहा कि ये एक सर्कल है और इसके दो टेंजेंट को यदि मैं ड्रॉ करता हूँ जहाँ मीट करते हैं, यदि मैं उसको सेंटर से मिलाता हूँ तो यहाँ पर ये 90 बनता है, ये रेडियस है ना। ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये कॉमन लाइन है, ये रेडियस, ये 90 तो RHS से ये कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। कॉन्ग्रुएंट बनते ही ये एंगल बाइसेक्टर, सॉरी ये लाइन एंगल बाइसेक्टर बनती है। यदि ये टोटल अल्फा है तो ये α/2 होगा और ये भी α/2 होगा। इसका मतलब ये वाली यदि मैं बात करूँ तो ये α/2 है और ये भी क्या है, α/2 है। यदि इस बड़े ट्रेंगल की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan बीटा की तो जरूरत मुझे ख्याल से नहीं है। आप एक काम करो, एक कॉमन लाइन को ले लेते हैं दोनों ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में और इस ट्रेंगल में, ये वाली कॉमन दिखाई आपको साइड, तो इसको ले लेते हैं। तो h और इसको ले लेते हैं हाइपोटेनस को। तो क्या लिखे हैं यहाँ पे, साइन बीटा लिख दूँ। साइन बीटा क्या बनेगा, h/l बनेगा। यानी कि यहाँ से मैं l की बात करूँ तो h में मैं h की बात करूँ, h की, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे भाई, देखना ध्यान से। मैंने h = लिख दिया l साइन बीटा, ठीक बात है, l साइन बीटा हमने लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले में देखना भाई, दूसरे वाले की यदि मैं बात करूं, दूसरे वाले की यदि मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। यदि मैं दूसरे वाले की बात करूं, इस ट्रेंगल में, कौन से वाले में, ये ऊपर वाले में, इस वाले ट्रेंगल में, मैंने कहा इस वाले ट्रेंगल में आप अप्लाई कर दो साइन α/2, तो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यदि ये 90 है तो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, ये लाइन बनेगी। इसका मतलब मैं r/l लिख सकता हूँ इसके जगह पे, है ना। यदि यहाँ से आपसे बोला जाए l = क्या होगा, तो r/में साइन α/2, 1/sin α/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक α/2। तो हमारे पास ये l की वैल्यू आ गई। l की वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, पुट करते ही ये h की वैल्यू क्या आ जाएगी, l के जगह r कोसेक α/2 है और साइन बीटा तो यहाँ है ही। तो देखिए हम प्रूव कर दिए कि जो हाइट है, क्या है, जो हाइट है, किसकी हाइट है भाई, सेंटर की, किसके सेंटर की, बलून की, वो इसके बराबर होगा। हमने एक ये ऊपर वाला ट्रेंगल लिया था राइट ट्रेंगल, और ये ग्रीन वाला एक ट्रेंगल लिया था। बात समझ में आ रही है, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फा, है ना। मतलब एक लैडर है, आप घर की कहानी अपनी सोचिए, एक वॉल है, वॉल के सहारे मैंने अल्फा एंगल पे, वॉल के सहारे मैंने अल्फा एंगल पे एक लैडर को स्टैंड कर दिया, ठीक बात है भाई। अल्फा एंगल पे मैंने इस लैडर को स्टैंड कर दिया, ठीक है। ये लैडर की लेंथ है l, मैं मान लेता हूं, है ना। अब आगे आते हैं, आगे क्या बोला है, ये फुट है लेडर का और ये क्या है, अपर पार्ट है। आगे क्या बोला है भाई, चलो नाम दे देते हैं पहले, ABC। आगे क्या बोला है, इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस P। मतलब इसके फुट को पकड़ के इसकी टांग खींच दो भाई, यहाँ से यहाँ P, टांग खींच दिया इसकी। अब ये लेडर जरूर नीचे आएगा, है ना, तो कहीं यहाँ पर बन जाएगा। इसकी जब आप टांग खींचोगे तो फिर अब ये यहाँ पर बन जाएगा, है ना। जब P से आपने खींचा तो आगे क्या बोला है, देन इट्स अपर एंड स्लाइड डिस्टेंस Q डाउन। इसका मतलब ये Q से नीचे आ गया इसका अपर पार्ट, ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक। चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ M। आगे क्या बोला है भाई, आगे बोला है एंड इट मेक द एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये एंगल बीटा है, ठीक बात है भाई, ये 90 डिग्री बनेगा। अब आपको दो राइट एंगल दिख रहे होंगे, एक तो ये येलो वाला और एक ये ग्रीन के साथ वाला, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं, हमारे पास सेम क्या है, लेडर की लेंथ। तो लेडर की लेंथ को कंसीडर करते हुए हम ट्रेंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं। तो इस येलो वाली ट्रेंगल में देख लो भाई, यदि इन येलो ट्रेंगल यानी कि CAB वाले ट्रेंगल की यदि मैं बात करूं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, आप सोचिए क्या अप्लाई किया जाए यहाँ पर, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। तो चलो इसको x मान लेते हैं, यहाँ तक ये पता नहीं है, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, ठीक बात है भाई। अब आ जाओ, मैंने कहा कि इस वाले ट्रेंगल में देख लो, येलो वाले ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल ABC, इसमें यदि मैं बात करूं तो आप देखो साइन अल्फा, क्या करना है, साइन अल्फा अप्लाई करिए। साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि मैंने कहा यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q + y अपॉन में L आ जाएगा, साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब मैंने कहा कि इसको देख लो तो ये बन जाएगा L साइन अल्फा = Q + में y। यहाँ से मैंने कहा y की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये बन जाएगा L साइन अल्फा माइनस में Q, ठीक बात है भाई, क्योंकि y तो हमने लिखा है तो y को कंसीडर कर लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरे वाले ट्रेंगल में देख लीजिए भाई, इन
इन ट्रेंगल यदि मैं इसको क्यू मान लूँ, इन ट्रेंगल क्यू ए एम, इन ट्रेंगल क्यू ए एम की यदि मैं बात करूं तो देखना भाई, इसमें भी यानी हमने अप्लाई किया क्या, साइन बीटा। तो साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन बीटा की वैल्यू देखना भाई y अपॉन में एल आ जाएगी क्या, y अपॉन में एल। तो यहाँ से आप देखना y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक बात है। या फिर y की वैल्यू की तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे जरूरत है। एक काम करते हैं, इसमें इसी वाले ट्रेंगल में एक बार मैं कॉस अल्फा भी अप्लाई करता हूँ। कॉस अल्फा को क्या लिखेंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो क्या है, p प्लस एक्स अपॉन में एल, यही बनेगा क्या, सॉरी इस वाले में ABC में लगाना है ना, तो ये x अपॉन में क्या बन जाएगा, x अपॉन में l बन जाएगा भाई, x अपॉन में l, यही बनेगा क्या। ध्यान से देखिए एक बार, इस वाले में बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ से यदि मैं x की बात करूँ तो x की बात करूँ तो l कॉस अल्फा आ गया, ठीक है भाई। अच्छा, अब इस वाले ट्रेंगल में हमने अप्लाई किया साइन बीटा, तो ये आ गया, ठीक बात है, साइन बीटा ये आ गया। और हमारे पास y की वैल्यू है, हमें चाहिए क्या, हमें p और q चाहिए, p और q चाहिए। एक काम करते हैं, y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो l साइन बीटा बन गया भाई, ठीक बात है। यहाँ से q की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हमें तो q चाहिए ना, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी l साइन अल्फा माइनस वाई, ठीक बात है, क्लियर है इतनी बात। अच्छा, और हमें क्या चाहिए, हमें p भी चाहिए, क्योंकि p और q का रेशियो लेना है। तो एक बार इस ट्रेंगल में p को के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन cos निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है भाई। तो इसी ट्रेंगल में हमने cos बीटा अप्लाई कर दिया। cos बीटा क्या हो जाएगा, p प्लस एक्स अपॉन में l, p प्लस एक्स अपॉन में l। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू l cos बीटा माइनस p इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक बात है भाई। आप कैलकुलेट करोगे तो यही मिलेगा। अब देखो हमें क्या करना है, p अपॉन q निकालना है, p अपॉन q निकालना है। x की वैल्यू तो हम क्यों ही कर रहे हैं, फिर तो हम किसकी वैल्यू निकाल लें, हम p की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमें तो p चाहिए ना। तो यहाँ से यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आएगी l cos बीटा माइनस x, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी। अब p अपॉन q ले लो भाई, p अपॉन q का रेशियो पूछा है ना, p अपॉन q का रेशियो ले लीजिए आप। p क्या है यहाँ पर देखना, l cos बीटा माइनस x, और q क्या है यहाँ पर देखना भाई, l साइन अल्फा माइनस, सॉरी l साइन अल्फा माइनस y है। अब हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू हमने निकाल ही रखा है, यहाँ पर पुट कर दीजिए। x और y की वैल्यू यदि आप पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, y की वैल्यू बोलो भाई, x और y की वैल्यू यहाँ पर यदि आप पुट करोगे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बिल्कुल ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक बात है, बिल्कुल ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, साइन अल्फा, साइन अल्फा में y प्लस क्यू अपॉन में l, ठीक बात है। तो y और x की वैल्यू आप पुट करेंगे, बिल्कुल RHS आपको आ जाएगा। चलिए आखिरी लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पर्सन ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ स्कूटर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी टुवर्ड्स द बेस ऑफ द टावर, ठीक बात है। कह रहा है कि एक पर्सन टावर के कहाँ बैठा है, टावर के टॉप पे बैठा है, वो ऑब्जर्व करता है एक स्कूटर जो उसके तरफ ही आ रही है, मूविंग विद द यूनिफॉर्म टुवर्ड्स द बेस ऑफ द टावर। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये टावर है, यहाँ पर कोई पर्सन बैठा है, और एक स्कूटर यहाँ पर है ना, एक स्कूटर यहाँ पर है। मैं मान लेता हूँ ये स्कूटर है, इधर की तरफ मूव करके आ रही है, कोई भी गाड़ी ले लेते हैं। तो वो ऑब्जर्व क्या करता है, ही फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस टू 30 डिग्री टू 60 डिग्री। पहले वो यहाँ पे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री था, सॉरी 30 डिग्री था, 30 से 60 हो रहा है ना, पहले 30 डिग्री था, वापस वो यहाँ पे आ गया, तो अब वो देखा तो अब ये 60 डिग्री बन गया, ठीक बात है। यदि ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री बनेगा, और यदि ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री बनेगा। ये h मान लेते हैं, और कितने मिनट में ये चेंज हो रहा है, 18 मिनट में। इसका मतलब ये 18 मिनट का डिस्टेंस लग रहा है भाई, 18 मिनट का टाइम लग रहा है डिस्टेंस का मतलब ये है, यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, ये 18 मिनट में चेंज हो रहा है भाई, ठीक बात है। हमारे पास ये 90 डिग्री है, ये h मान लेते हैं, इसको x आप मान सकते हो, ये 18 मिनट है, 18 मिनट का टाइम है ये, ठीक बात है। यहाँ पर डिस्टेंस आपको लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे यदि आप उस मेथड से जाते हो तो आपको लेना पड़ेगा वेलोसिटी v ले लीजिए, है ना। तो 18 मिनट में चली हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, 18 मिनट में चली हुई डिस्टेंस 18v हो जाएगी, तो यहाँ पर 18v लिख दीजिए, ठीक बात है। और यहाँ से यदि जाने के लिए यदि टाइम उसको t लगता है ना, तो vt से जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये लेंथ vt बन जाएगी, है ना। तो v के टर्म में आप फिर एक बार इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 अप्लाई करिए, एक बार इस बड़े वाले ट्रायंगल में 10 अप्लाई करिए, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, आपको करके देखना है ना। हम जाएंगे अपने रेशियो वाले मेथड पे, तो ध्यान से देखना, रेशियो वाले मेथड से हम क्या काम कर सकते हैं, देखना भाई ध्यान से।
बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए। मैंने कहा कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए, छोटे वाले ट्रायंगल में देखोगे आप तो 60 है तो उसके हिसाब से ये √3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल में जब आप जाओगे तो ये 30 है तो उसके हिसाब से ये 1 आ जाएगा और ये पूरा जो है वो √3 आ जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक, है ना। मैंने कहा ये हाइट तो सेम है ना, तो यदि सेम है तो जब हमने रेशियो मेथड सीखा है तो उसी का अप्लाई करते हैं ना, क्यों कचड़े में पढ़ना। देखना भाई, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये √3 बन गया। अब ये क्या बन गई, ये टोटल लेंथ 3 यूनिट बन गई, √3 × √3 ये 1 यूनिट। तो ये 1 है और पूरा 3 है, तो क्या ये 2 यूनिट के बराबर नहीं है, बोलना भाई। तो 2 यूनिट जाने में उसे टाइम कितना लगा भाई, 18 मिनट। तो 1 यूनिट जाने में कितना टाइम लगेगा भाई, बताना, 9 मिनट। और क्या ये वही 1 यूनिट तो है जो यहाँ से यहाँ जाने में उसे टाइम लगेगा, वही तो पूछ रहा है। द स्कूटर विल रीच द बेस टू द टावर इन नेक्स्ट, कितने मिनट में पहुंचेगा जब यहाँ आ गया, तो 1 यूनिट है। 2 यूनिट आने में 18 मिनट लिया, तो 1 यूनिट आने में कितना लेगा, 9 मिनट लेगा। बात समझ में आ रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेशियो कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। बाकी तो आप उस लॉन्ग वाले मेथड से कर सकते हो। इसको आप VT के टर्म में कंसीडर करिए, इसको 18 भी कंसीडर करिए, दोनों में tan थीटा लगाइए और फिर वहाँ से कंपेयर करके वैल्यू पुट करते हुए V से V कैंसिल हो जाएगा तो टाइम T आ जाएगा, ठीक है। बट उससे आसान तरीके से आप इस रेशियो मेथड से कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।